हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बायोलॉजी फर्स्ट लेसन जैव प्रक्रम। आज मैं आपको मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है इसके बारे में और इससे जुड़े हुए कुछ अन्य प्रश्न हैं, जैसे कि मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया जाता है, या वहन तंत्र में कौन कौन से घटक होते हैं मनुष्यों के, स्तनधारी पक्षियों में ऑक्सीजन और विऑक्सीजनित रुधिर को कैसे अलग कर सकते हैं और अलग करना आवश्यक भी क्यों है, जाइलम फ्लोएम क्या है। इस तरह के कई क्वेश्चंस हैं। भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। इन प्रश्नों के बारे में आज हम आपको समझाएंगे, तो आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा और वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि यूट्यूब पर आपको जो भी वीडियो हम डालें उसकी लिंक आपको तुरंत आप तक पहुंच जाए। जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो वो ज़रूर सब्सक्राइब करे और लाइक भी करे। तो पहला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन। हमारे शरीर में फेफड़े ये श्वसन का प्रमुख अंग है। श्वसन की क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा अंग है वो फेफड़ा है। तो फेफड़ों में जो कोशिकाएं होती हैं, जो फेफड़ों की कोशिकाएं होती हैं, उसमें उपस्थित वायु से ऑक्सीजन जब विसरित होता है, तो विसरित ऑक्सीजन का विसरण जब होता है तो रक्त केशिकाओं में पहुंच करके रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ एक क्रिया करता है और क्रिया करके फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है ये परमानेंट ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ये अस्थाई नहीं होता है, ये अस्थाई होता है। और ये ऊतकों में पहुंच करके ऑक्सीजन को वहाँ से ये मुक्त कर देता है। आपको एक यहाँ पर इक्वेशन दिखाई गई है, Hb+4O2 HbO2 होल टेट्रा, यानी जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। ठीक, आगे देखिए। ऐसे ही ऊतकों से हम अभी ऑक्सीजन का परिवहन हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऊतकों में पहुंच गया, ऑक्सीजन को मुक्त कर दिया। अब ऊतक से CO2 का परिवहन कैसे होगा। तो कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप जब कोशिकीय श्वसन होता है, इसके बाद जो CO2 कोशिकाओं से विसरित होती है वो ऊतकीय द्रवों के माध्यम से रक्त कोशिकाओं में पहुंच जाती है। वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्रमुख बिंदुओं के आधार पर होता है, जैसे कि नंबर 1 है आपका कार्बोनिक अम्ल के रूप में। इसमें 5 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड रक्त प्लाज्मा में घुल जाती है और कार्बोनिक अम्ल बना लेती है। बाइकार्बोनेट्स के रूप में 80 से 85% यानी 80 से 85% कार्बन डाइऑक्साइड लाल रुधिराणु और रक्त प्लाज्मा के सोडियम और पोटेशियम से क्रिया करती है और सोडियम और पोटेशियम के बाइकार्बोनेट्स का निर्माण कर लेती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इसमें 10% कार्बन डाइऑक्साइड लाल रुधिराणुओं के हीमोग्लोबिन से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो इस तरह से जो श्वसन सतह पर उपयुक्त हमारे जो यौगिक होते हैं वो CO2 को मुक्त कर देते हैं और CO2 विसरण द्वारा कोशिकाओं की वायु में पहुंच जाती है और वहां से निष्कासित हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया जाता है। तो जो हमारी ट्रैकिया होती है, श्वासनाल, वक्ष गुहा में पहुंच करके ये दाएं बाएं 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। इसको हम ब्रांकाई यानी श्वसनिया भी कहते हैं। फेफड़ों में जब पहुंच करके ये हमारी जो श्वसनी हैं ये बार बार विभाजित होती रहती हैं
और बार बार विभाजित होकर के श्वसनिकाओं का निर्माण करती हैं। समझ में बात आई? श्वासनाल जो ट्रैकिया है ये वक्ष गुहा में पहुंच करके दाएं और बाएं 2 शाखाओं में बढ़ती है। फिर श्वसनिया जिनको हम ब्रांकाई कहते हैं, ठीक, जब 2 शाखाओं में बढ़ गई तो ये श्वसनिया कहलाती हैं। फिर फेफड़ों में पहुंच करके प्रत्येक श्वसनी यानी दाएं और बाएं दोनों प्रकार की श्वसनिया बार बार अपना विभाजन करती रहती हैं और श्वसनिकाओं का निर्माण करती रहती हैं। और ये श्वसनिकाएँ पुनः फिर विभाजित होती हैं तो कूपिका नलिकाओं का निर्माण करती हैं। प्रत्येक कूपिका नल के जो हमारी होती है, यानी पहले श्वासनाल से श्वसनिकाओं का निर्माण, फिर श्वसनिकाओं से निर्माण हुआ कूपिका नलिकाओं का। अब ये कूपिका नलिकाएँ 2-3 छोटी छोटी थैलीनुमा कूपिकाओं में खुलती हैं और प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ कूपिकाएँ, जिनको वायु कोष्ठक भी कहते हैं, ठीक, ये होते हैं। फिर दोनों फेफड़ों की सतह जो होती है, दोनों फेफड़ों की सतह धरातल जिसके द्वारा हम गैसों का आदान प्रदान करते हैं, ये लगभग 80 से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र की होती है और हमारे फेफड़े गैसों की अधिकतम आदान प्रदान के लिए यहाँ पर उपयोगी होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव में वहन तंत्र के घटक प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम आपको बता भी रहे हैं, आपको पता भी होगा। हृदय है, रक्त वाहिनियाँ हैं, रक्त है और लसिका हैं। तो सबसे पहले हृदय, ये इसका क्या कार्य है? ये शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को एकत्र करता है और पुनः शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता रहता है, यानी भेजता रहता है। रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, पहली होती हैं धमनियाँ और दूसरी होती हैं शिराएँ। तो जो धमनियाँ हैं आपकी, उनका कार्य क्या है कि ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त रहता है। अब शिराएँ जो होती हैं, इनका कार्य क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से एकत्र करके हृदय तक पहुंचाती हैं। फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त, ये आपको दिमाग में बिठाना है, याद करना है कि अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? फुफ्फुस धमनी में, और शुद्ध रक्त कहाँ बहता है? फुफ्फुस शिरा में। इसके बाद आती है बात रक्त की। यह तरल संयोजी ऊतक होता है आपका। लाल रुधिराणुओं का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुँचाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, उत्सर्जी पदार्थ, भोज्य पदार्थ, हार्मोन्स, एंटीजन्स, एंटीबॉडीज़, इनका परिवहन करता है और परिवहन करके रुधिराणुओं को, यानी श्वेत रुधिराणुओं जो होते हैं, इनको रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। और इस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में ये रक्त शरीर ताप नियमन तथा अंतः वातावरण भौतिक स्थिति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर लसिका की बात आती है। यह तरल संयोजी ऊतक है। यह ऊतक तरल को पुनः रक्त प्रवाह में वापस लाता है। लसिका गांठों में बनने वाले लिम्फोसाइट्स शरीर की सुरक्षा प्रतिक्रिया से महत्वपूर्ण भूमिका बनाते हैं। ऐसे ही बात आती है स्तनधारी और पक्षियों में ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजनित और अभिऑक्सीजनित रुधिर होते हैं, इनको अलग करना क्यों आवश्यक है? तो इसको इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो हमारा स्तनधारी वर्ग होता है, पक्षी वर्ग होता है, इनमें दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है। हृदय इनका 4 वेशमों में होता है, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। हृदय का जो बायां भाग होता है ये सिस्टमेटिक हृदय और दायां भाग पल्मोनरी हृदय कहलाता है। बाएं भाग में शुद्ध रक्त और दाएं भाग में अशुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध और अशुद्ध रक्त को जब हम अलग अलग रहने से, जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त होता है अलग अलग जब रहता है तो इसके कारण ऑक्सीजन का वितरण अधिक प्रभावी तरीके से होता है। स्तनधारी और पक्षियों का शरीर का जो ताप होता है वो एक सा बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा और अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के क्या घटक हैं? सभी जानते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का कार्य क्या है? ये जड़ से पत्तियों तथा जड़ से पत्तियों तक जल और खनिज लवण का संवहन जाइलम करता है। फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के बाद
पत्तियों से जो भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है उसको पादप हार्मोन्स का वितरण ये संवहन फ्लोएम करता है। पादप में जल और खनिज लवण का क्या कैसे वहन होता है? अगला क्वेश्चन है आपका कि पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। तो पादप में जल और खनिज पदार्थों का जो परिवहन है वो जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम की जो वाहिनिकाएं और वाहिकाएं जल संवहन का कार्य करती हैं। जड़ द्वारा अवशोषित जल के पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया ही आपकी रसारोहण की क्रिया है और ये 3 तथ्यों पर आधारित है। पहला तथ्य आपका है कि जाइलम वाहिकाओं और वाहिनियों में जल के अटूट स्तंभ होते हैं। कोई विशेष चीज़ इसमें नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगी, आप इसको विधिवत पढ़िएगा, खुद आपको समझ में आ जाएगा। जल अणुओं के मध्य लगभग 350 वायुमंडलीय दाब के बराबर का संसंजन बल, जिसको आपने पहले भी पढ़ा है, भौतिक विज्ञान में भी आया होगा, संसंजन बल, आसंजन बल। वाष्पोत्सर्जन के कारण जल स्तंभ पर वाष्पोत्सर्जनी आकर्षण उत्पन्न होता है। जड़ों से जल जाइलम द्वारा ऊपर की ओर जब खींचा जाता है तो वहाँ पर ऊर्ध्वगामी संचालन होने लगता है। यही कारण है कि ऊपर चढ़ते हुए जल के साथ ही अवशोषित खनिज पोषक तत्वों का वितरण हो जाता है। अंत में आखिरी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि भोजन का स्थानांतरण पादप में कैसे होता है। तो पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण के बाद कार्बनिक भोज्य पदार्थ बनते हैं उनका पौधों के विभिन्न भागों में वितरण कौन करता है? अभी आपने ऊपर पढ़ा था, फ्लोएम। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप पत्तियों में बने कार्बनिक भोज्य पदार्थों तथा पादप हार्मोन्स का वितरण या संवहन फ्लोएम करता है। तो पत्तियों, बात समझ आ गई? तो यहाँ पर आगे पौधों में जो कार्बनिक भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण है ये घुलनशील अवस्था में ही होगा। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अर्नस्ट मुंच। 1930 के अनुसार कार्बनिक भोज्य पदार्थों का जो परिवहन है वो पत्तियों और जड़ों की कोशिकाओं में भिन्न परासरणी दाब के कारण होता है। पत्तियों की जो कोशिकाओं में निरंतर प्रकाश संश्लेषण होता रहता है, इसके कारण परासरणी दाब जो हमारा होता है वो अधिक हो जाता है, अधिक प्रभाव डालता है, जिसके कारण जड़ की जो फ्लोएम कोशिकाओं का परासरणी दाब है वो भोज्य पदार्थों के निरंतर खर्च होते रहने के कारण, संचित होते रहने के कारण कम बना रहता है। इस कारण जो है कार्बनिक भोज्य पदार्थों का परिवहन चालनी नलिका द्वारा उच्च परासरण वाली पर्ण मध्योतक, जिसको मीसोफिल भी कहते हैं, इसकी कोशिकाओं से जड़ कोशिकाओं की ओर निरंतर बढ़ता रहता है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको आज समझाए हैं, इनको आप विधिवत प्रिपेयर करिए और इनको तैयार भी करिए। धन्यवाद।